हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको औरंगजेब के संबंध में सारे तथ्य बताता हूँ। औरंगजेब बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि हिंदू मंदिर तोड़कर इसने मस्जिदें बनवाई, हिंदूज को मुस्लिम किया। इसके बारे में सारे फैक्ट्स, इसने किस किस से युद्ध किया, क्या क्या काम इसने करे हैं, ये क्यों कहा जाता था, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, इसने क्या क्या चीजें बनवाई। ठीक, इसके समय में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार मुगल साम्राज्य प्लस भारत का रहा है दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आपके बहुत काम आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। हो सके मेरी वीडियो को ईयरफोन लगा के सुनिएगा दोस्तों, आराम से समझ में आएगी आपके। ठीक, चलिए शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल से हुआ। ठीक दोस्तों, इसकी माँ का नाम क्या था? मुमताज महल। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ, जिन्हें राबिया बीबी भी कहा जाता था। सामुगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि इसने धारण की। पहला राज्याभिषेक इसने कराया दिल्ली में। ठीक दोस्तों, किंतु खांडवा और देवरई के युद्ध के बाद शुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद दोबारा 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना औपचारिक रूप से इसने राज्याभिषेक दोबारा कराया। ठीक, सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों को निवारण के लिए राहदारी और पानदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। औरंगजेब के सिंहासनरूढ़ होने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदाख बेग के नेतृत्व में एक फारसी दूतमंडल इसके दरबार में भेजा, जिसका वर्णन मनुची ने अपनी किताब स्टोरियो द मोगोर में बहुत किया है। दूतमंडल का भव्य स्वागत हुआ मुगल दरबार में। 60 अरबी घोड़े, 37 कैरेट का एक गोल मोती तथा शाह की पसंद पान के पत्तों को उपहार स्वरूप उसे भेंट किया गया। इसने सैन्य अभियान, औरंगजेब ने कौन कौन से सैन्य अभियान अपनाए उसको देखिएगा। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रांतों विशेषतः असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। मीर जुमला ने 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 ईस्वी में अहोमों को संधि करने के लिए विवश किया। अहोम कहाँ थे? असम के अंदर। जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव भी जीत लिया मीर जुमला ने। औरंगजेब की दक्षिण की नीति क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन से भी आता है, प्री में भी आता है। देखिए, आजकल जो है जीएस हमारे एपीओ में भी आता है और जुडिशियरी में किसी किसी स्टेट में पूछते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एपीओ में जीएस अलग से एक पॉइंट है, जिसमें से जो पढ़ा रहा हूं आपके पास बहुत पॉइंट मिलेंगे आपको इसमें। औरंगजेब से कई क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसकी दक्कन नीति, औरंगजेब शाहजहां के काल में 1636 से 44 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा और औरंगाबाद को मुगलों से दक्षिण सूबे की राजधानी बनाया इसने। औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इसके अस्तित्व को समाप्त किए मराठों की शक्ति को समाप्त करना असंभव था। दक्षिण की 5 स्वतंत्र सल्तनतों में बरार 1574 ईस्वी में मुर्तजा खान ने, अहमदनगर में तथा बिदर को 1619 में इब्राहिम अहमद शाह सेकंड ने बीजापुर में मिलाया था दोस्तों। 1682 ईस्वी में अपने पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा, किंतु उसके पश्चात उसे उत्तर भारत में आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यहीं दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। औरंगजेब के दक्षिण में लड़े गए युद्धों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बीजापुर एवं गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध एवं विलय तथा मराठों की 4 पीढ़ियां शिवाजी, संभाजी, राजाराम एवं उसकी विधवा ताराबाई के साथ इसका युद्ध हुआ। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को बीजापुर एवं शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। किसे? राजा जयसिंह को भेजा। देखिए, फलस्वरूप सर्वप्रथम राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में पुरंदर की संधि हुई।
करने के लिए विवश किया, किंतु उसे बीजापुर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और रास्ते में बुरहानपुर में जय सिंह की मृत्यु हो गई। 1676 ईस्वी में मुगल सूबेदार दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को मिलाकर संधि करने के लिए विवश कर दिया और सुल्तान की बहन शहजादी शाहबानू का विवाह शहजादा आजम के साथ करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह का स्वागत किया, उसे खान का पद दिया और 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी दी। 32 वर्ष की अल्पायु में ही सिकंदर आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसे उसकी इच्छा के अनुसार धार्मिक गुरु शेख फहीमुल्लाह की कब्र के पास दफना दिया गया। बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में ही शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाकर ही वह अंतिम रूप से मराठों से संघर्ष करना चाहता था। इसके अलावा गोलकुंडा विश्व भर में बड़े हीरो की बिक्री का एक महत्वपूर्ण बाजार भी था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं ही गोलकुंडा पर आक्रमण करके किले को घेर लिया, किंतु 8 महीने के घेरे के बावजूद भी मुगलों को कोई सफलता गोलकुंडा में नहीं मिली। अंत में औरंगजेब ने अब्दुल्ला गानी नामक एक अफगान को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उसने अपने मालिक से विश्वासघात करके किले का फाटक खोल दिया। ठीक, और मुगलों ने किले को जीतकर अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ठीक दोस्तों, अब इसका औरंगजेब का मराठों से संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। साथ शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में तब आरंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जूनार के किले पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल पर रात में चुपके से आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, किंतु उसका एक अंगूठा भी कट गया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। किसे जय सिंह को भेजा, दोबारा से देखिए। जय सिंह ने उसे पराजित कर 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि करने के लिए शिवाजी महाराज को विवश किया। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख हुन वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन भी उसने दिया। पुरंदर की संधि जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी। उसने कूटनीतिक चाल के तहत शिवाजी से संधि कर ली, क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था दोस्तों। ठीक, चलिए। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में पंच हजारी मनसब देना, ऊंची जागीर देना, शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होना था। 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुआ। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहां से वे गुप्त रूप से फरार हो गए। देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया। ठीक, और 21 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी का कत्ल कर दिया गया। 1690 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। ठीक, काबुल देखिए अफगानिस्तान तक भारत का पार्ट था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजाराम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से विख्यात है। औरंगजेब की यही दक्कन नीति उसे व्यक्तिगत तथा मुगल साम्राज्य दोनों के पतन का कारण बनी। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को भी नेस्तनाबूद कर दिया। चलिए अब आते हैं। देखिए, औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। 1559 ईस्वी में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लामी आचरण संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना के लिए अनेक अध्यादेश प्रसारित किए।
औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य इस देश भारत को दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम देश बनाना था। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर तथा अपने सादे रहन सहन, रोजे और नमाज का नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब ना पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है। औरंगजेब ने प्रारंभ से ही अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर कलमा, कुरान की आयतें खुदवाना, पारसी उत्सव नवरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीना तथा जुआ खेलने आदि पर उसने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। यदि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद करवाया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में एक राज्यादेश द्वारा बिक्री योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों से 2.5%, जबकि हिंदू व्यापारियों से वस्तुओं का 5% की दर से सीमा शुल्क भी लिया। उसने 1667 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों को इस शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया। अगला पॉइंट देखिएगा, औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने सभी सूबेदारों, मोहतासिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी, जिससे हिंदू अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार न कर सके। औरंगजेब के आदेश के फलस्वरूप 1669 में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशवराय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़े गए। अपने शासन के 11वें वर्ष झरोका दर्शन एवं 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को भी इसने समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, जबकि उसे 1704 ईस्वी में दक्कन पर से यह कर उठा लेना पड़ा। औरंगजेब ने जजिया कर लगाने का उद्देश्य संभवतः धार्मिक न होकर शुद्ध राजनीतिक था, क्योंकि वह मराठों राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। औरंगजेब ने जुमेरात की रात को पीरों की मज़ारों तथा अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करने का आदेश दिया। जनता पवित्र कुरान, शरीयत या धर्म के अनुसार जिंदगी बसर कर रही है या नहीं, इसकी देखभाल करने के लिए औरंगजेब ने मोहतसिब, सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक या धर्म अधिकारी नामक अधिकारी की नियुक्ति करी। मोहतसिब नामक अधिकारी। अगला देखिए, औरंगजेब के प्रति इसकी क्या नीति थी, उसको ध्यान से देखिए। औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई एवं जहांगीर तथा शाहजहां द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वह राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के क्रियान्वित होने में सबसे बड़ी बाधा मानता था। चलिए अगला, औरंगजेब के समय आमेर जयपुर के राजा जय सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा थे। औरंगजेब और राजपूतों के संबंध में कटुता 1679 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की उसकी अदूरदर्शी नीति के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुई, जबकि इसके पूर्व राजपूतों से उसकी सौहार्दपूर्ण बना हुआ था। उत्तराधिकार युद्ध में राजा जयसिंह ने शाही सेना के शाह शुजा को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु सामूगढ़ के युद्ध के बाद वह औरंगजेब के साथ हो गया। इसी प्रकार धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने शाही सेना की ओर से औरंगजेब का मुकाबला किया। उसके बाद वह मुगल दरबार छोड़कर मारवाड़ चला गया, किंतु बाद में राजा जयसिंह को समझाने और दारा की शक्ति को नष्टप्रिय समझकर वह भी औरंगजेब के साथ हो गया। औरंगजेब जसवंत सिंह की ओर से सदैव शंकित रहता था, अतएव उसने जयसिंह और जसवंत सिंह को सदैव साम्राज्य से दूर प्रांतों में ही नियुक्त किया। 1679 ईस्वी में अफगानिस्तान की सीमा पर हुए जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह को मृत्युपरांत उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह को राजगद्दी पर वैध अधिकार को अमान्य करके औरंगजेब मारवाड़ को हथिया लेना चाहता था। औरंगजेब ने अजीत सिंह को दिल्ली पहुंचने से पहले ही जोधपुर का टीका 36 लाख रुपए के बदले में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को देने का वचन दे दिया था। जब दुर्गादास ने औरंगजेब से अजीत सिंह के वैध अधिकार की मांग की, तब औरंगजेब ने यह शर्त रखी कि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो मारवाड़ का सिंहासन दे दिया जाएगा, किंतु अजीत सिंह ने इसे इनकार कर दिया।
मारवाड़ और मुगलों के बीच लगभग 30 वर्ष तक युद्ध 3 चरणों में चला। मारवाड़ और मुगलों के बीच 30 वर्षीय युद्ध का नायक दुर्गादास था, जिसे कर्नल टॉड ने राठौड़ का यूलिसीज कहा है। राजपूत उसकी वीरता के कारण आज भी कहते हैं, हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। 1709 ईस्वी में सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया। मुगलों के साथ युद्ध में राठौड़ों का साथ मेवाड़ ने भी दिया था, क्योंकि एक तो मेवाड़ का राजा राज सिंह जजिया कर लगाने के कारण औरंगजेब से नाराज था, दूसरा अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी। बाद में औरंगजेब को शहजादा अकबर के विद्रोह के दमन हेतु दक्षिण जाना पड़ा। फलस्वरूप उसने मेवाड़ के शासक जगत सिंह या जय सिंह से संधि कर ली और कुछ परगनों के बदले जजिया समाप्त कर दिया। अजीत सिंह की सहायता न करने का वचन भी प्राप्त किया। इस प्रकार औरंगजेब ने तो पूर्णतः मेवाड़ और मारवाड़ को ही दबा सका, उल्टे उसने अपने एक बहादुर और विश्वसनीय मित्र राजपूतों को भी खो दिया। अगला देखिए, औरंगजेब के समय सूच सैन्य विद्रोह हुए, उसके बारे में बताता हूं। देखिए, जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठन विद्रोह आगरा और दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया। जाटों का विद्रोह आर्थिक कारणों को लेकर शुरू हुआ। इस विद्रोह को सतमानी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को परास्त किया और गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला गया। 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। यह विद्रोह अधिक संगठित था। इस युद्ध में जाटों ने छापामार हमलों के साथ साथ लूटमार की नीति भी अपनाई। राजाराम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया गया। 1688 ईस्वी में औरंगजेब के पौत्र विदर शाह और आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजाराम को परास्त किया। 1688 ईस्वी में ही राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूरामन ने जाटों का नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। अंत में उसने मथुरा के निकट भरतपुर नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अगला विद्रोह देखिए, सतनामी। 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। सतनामी बैरागियों का एक पंथ था। इस पंथ की स्थापना 1657 ईस्वी में नारनौल नामक स्थान पर हुई। शुद्ध अद्वैतवाद में उसका विश्वास था। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। वे अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मुड़कर रखते थे, इसी कारण उन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। सतनामी विद्रोहियों की शुरुआत एक सतनामी और एक मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों, जिनमें अधिकतर राजपूत थे, मुगलों का साथ दिया था। अगला विद्रोह देखिए, 1667 ईस्वी में यूसुफ जई कबीले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित एक सरदार भागो ने एक प्राचीन शाही खानदान का वंशज होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद शाह को राजा और स्वयं को उसका वजीर घोषित करके विद्रोह कर दिया। आमिर खां के नेतृत्व में मुगलों द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। 1672 ईस्वी में अफगानों ने अफरीदी सरदार अकमल खां के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। उसने स्वयं को राजा घोषित किया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्के चलवाए। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर शक्ति और कूटनीतिक प्रयासों द्वारा अफगानों की एकता को तोड़ दिया। अफगान विद्रोह के कारण इस पृथक अफगान राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। इस विद्रोह को रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की। अगला विद्रोह देखिए, मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा से बदला लेने के लिए चंपत राय औरछा का शासक ने औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब ने उसे पंचहारी मनसब और एक सम्मान सूचक खिताब दिया था, किंतु किसी बात पर चंपत राय ने 1661 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
पराजित होने के बाद उसने अधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली। चंपत राय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र छत्रसाल औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यद्यपि उसने पुरंदर की संधि तथा बीजापुर घेरे के दौरान औरंगजेब की सराहनीय सेवा भी की थी। 1705 ईस्वी में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। फलस्वरूप उसे 4000 का मनसब राजा घोषित किया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक दोस्तों, औरंगजेब के समय मुगलों का असम के अहमों के बीच लंगा संघर्ष हुआ। मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहमों पर आक्रमण कर उन्हें संधि के लिए मजबूर किया। 1671 में अहमों ने अपने इलाके मुगलों से दोबारा भी छीन लिए। शहजादा अकबर का विद्रोह। मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ के राठौड़ों से सहयोग का आश्वासन पाकर शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। शहजादा अकबर ने 1681 में अजमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। असफल होकर वह संभाजी के पास सहायता के लिए पहुंचा, किंतु औरंगजेब के दक्षिण पहुंचने के कारण वह फारस भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए देखिए, पुर्तगालियों का दमन भी औरंगजेब ने किया। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से परास्त कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। सिख विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वाले सिख अंतिम थे और यह औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों पर लगातार विरोध किया। उन्होंने मखोवल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया था और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में सफलता प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह ने पूरक संधि को संकलित किया, जिसका नाम 10वें बादशाह का ग्रंथ रखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी, जिसके कारण वे दक्षिण गए और वहां पर गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने छुरा मारकर उन्हें घायल कर दिया। 2 माह बाद अपना अंत समय पर निकट जानकर अपने शरीर को 7 अक्टूबर से उन्होंने चिता को सौंप दिया। 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा भेजा था। इस प्रकार औरंगजेब की धर्मार्थ एवं अदूरदर्शी पूर्ण नीति से सिखों को एक धार्मिक संप्रदाय को एक लड़ाकू एवं सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल दिया। कश्मीर के पुराने प्रशासक सैफ खां को पुलों के निर्माणकर्ता के रूप में याद किया जाता है। इस प्रकार अपनी दूरदर्शिता पूर्ण नीतियों के खिलाफ हुए विद्रोह तथा दक्कनी राजाओं एवं मराठों का दमन करते हुए 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास औरंगजेब की दुखद मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर स्थित फकीर बुरहानुद्दीन शेख जैन उल हक की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। दक्षिण में इसकी कब्र है दोस्तों। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब ने कितनी योजनाएं अपनाई, सब आपने 1-2 पॉइंट आपको इसमें मिलेंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा और हो सके मेरी वीडियो को ईयरफोन लगा के सुनिएगा दोस्तों, बहुत काम आएगी आपके। किसी न किसी एग्जाम में आपके औरंगजेब की नीति काम आती है। चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।